नेक्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर। वीडियो रिकॉर्डिंग कर लीजिए सर। क्या नहीं। हम्म। इसमें क्या होता है कि रिएक्टर होता है जिसमें हम एक एटम बम फोड़ते हैं अंदर में। बोलना चाहिए। रिकॉर्ड कर लीजिए सर, जो नहीं आया। और नहीं हो रहा है। Recording in progress. हम्म। ये रिएक्टर में क्या होता है कि हम एक न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन को परफॉर्म करते हैं, और उससे जो ऊर्जा निकलती है उस ऊर्जा को हम दूसरी रूप में कन्वर्ट करते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, है ना। तो इसको कहते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर। इन द न्यूक्लियर रिएक्टर में, है ना, द है ना कंट्रोल्ड रिएक्शन इज परफॉर्म्ड, है ना। चेन रिएक्शन इज टेकन प्लेस, एंड द एनर्जी thus प्रोड्यूस्ड, जो एनर्जी बनता है, इज कन्वर्टेड इनटू द अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, लाइक इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड अदर्स। इस रिएक्शन की, इसके भीतर में जो हम लोग फ्यूल लेते हैं, फ्यूल के रूप में हम यूज करते हैं द यूरेनियम 235, या यूरेनियम 238, यूरेनियम 233, या प्लूटोनियम भी लेते हैं, Pu-239, etc. are used as a fuel, है ना, इन न्यूक्लियर रिएक्टर। इसमें हम और यूज करते हैं एक मॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेटर मॉड्यूलेटर का काम क्या होता है? इसका काम होता है, इट इज यूज टू स्लो डाउन द फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन। फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन जो है अंदर में, अगर न्यूट्रॉन्स बहुत तेज चलने लगेगा तो न्यूक्लियस के भीतर जाके रुकेगा नहीं, बाहर निकल जाएगा, तो फिर न्यूक्लियस नहीं फूटेगा। तो उसको फोड़ने के लिए उसकी स्पीड को स्लो करनी पड़ती है, और इसके लिए हम मॉड्यूलेटर का यूज करते हैं। हम्म। न्यूट्रॉन रिलीज्ड फ्रॉम न्यूक्लियर फिशन। और इसके लिए, है ना, हेवी वाटर में क्या होता है, D2O। हेवी वाटर is generally used as modulator।
अगर रिएक्शन के भीतर में बहुत सारे न्यूट्रॉन्स बन गए तो फिशन रिएक्शन को तेज कर देता है। तो उसको स्लो डाउन करने के लिए हम यूज करते हैं कंट्रोल रॉड। कंट्रोल रॉड है ना। इट इज यूज टू absorb the excess है ना स्लो मूविंग न्यूट्रॉन। स्लो मूविंग न्यूट्रॉन टू है ना कंट्रोल दी चेन रिएक्शन। कंट्रोल दी चेन रिएक्शन। इस कंट्रोल रोड की सहायता से बाय द हेल्प ऑफ कंट्रोल रॉड्स है ना द फिशन रिएक्शन न्यूक्लियर fission reactions are accelerate or retard or decelerate। तो कंट्रोल रोड का काम है कि जो रिएक्शन है हमको कितना तेज करना है कितना फास्ट करना है, ये ये भीतर के न्यूट्रॉन्स को हम एब्जॉर्ब करके करते हैं। फिर इसके बाद है कूलेंट। एक यूज करते हैं कूलेंट। अच्छा, कंट्रोल रॉड में कौन कौन है? बोरोन रॉड, बोरोन जो है वो न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करता है। बोरोन rods are used as control rods। और एक है कूलेंट। कूलेंट का काम है रिएक्टर के टेम्परेचर को कंट्रोल करना। इट इज यूज्ड टू कंट्रोल द टेम्परेचर ऑफ रिएक्टर। रिएक्टर के टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए हम कूलेंट यूज करते हैं। इसमें सबसे जो नेचुरल कूलेंट है वाटर यूज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते हैं, लिक्विड सोडियम etc. are used as coolant। ठीक है। और एक है, कितना हो गया? दो तो चार। एक है लास्ट सील्डिंग। पूरी रिएक्टर को हम चारों तरफ से सील करते हैं। बेसिकली ये जमीन के 2/3 भाग नीचे बनता है और 1/3 भाग ऊपर बनता है, और चारों तरफ से इसको हम लोग सील्ड करते हैं बाय थिक कंक्रीट वॉल। द होल reactor is shielded by different layers of concrete walls।
और उस वॉल्स में हम लोग लेड की लाइनिंग करते हैं, विथ लेड लाइनिंग, लाइंड विथ लेड। लेड का काम क्या है? टू एब्जॉर्ब दी हार्मफुल गामा रेडिएशन। लेड का काम है गामा रेडिएशन को एब्जॉर्ब करना। तो इस तरह एक रिएक्टर का निर्माण हम लोग करते हैं। और जब ये भीतर में रिएक्शंस होते हैं तो उसकी ऊर्जा को हम यूज करके दूसरी ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। ये है सारी चीजें रिएक्टर के बारे में। तो आपसे यही एग्जाम पूछता है कि D2O का काम क्या है, ऑप्शन में देगा, है ना? तो इसका काम है फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन को स्लो करना। न्यूक्लियर रिएक्टर में कंट्रोल रॉड कौन सा होता है? तो कंट्रोल रॉड का काम क्या? कंट्रोल का काम है एक्सेस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करना। कंट्रोल रॉड की सहायता से रिएक्शंस को हम बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। कंट्रोल रॉड की संख्या कम कर देंगे तो रिएक्शन एक्सेलरेट कर जाएगा, कंट्रोल रॉड की संख्या बढ़ा देंगे तो रिएक्शन स्लो हो जाएगा। कूलेंट का काम है टेम्परेचर मेंटेन करना। ये सारे काम रिएक्टर के अंदर में हम लोग प्रोवाइड करा। लास्ट जो रिएक्शन है दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियर फ्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियर फ्यूशन रिएक्शन ये कब होता है? व्हेन टू और मोर लाइटर nuclei combine to form a nucleus, है ना? A huge amount of energy is released. है ना? जब दो लाइटर न्यूक्लियाई कंबाइंड होते हैं तो ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है। जैसे कि अगर हम हाइड्रोजन को हाइड्रोजन 1 2 को कंबाइन करते हैं तो हीलियम 2 4 बनता है और यहाँ से एनर्जी रिलीज होता है। और ये जो एनर्जी रिलीज होता है अप्रोक्सीमेटली 21.6 मिलियन इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज होता है। ठीक है। लेकिन इस रिएक्शंस में होने के लिए जो परेशानियां क्या है कि द न्यूक्लियर फ्यूशन रिएक्शन takes place at a very high temperature. ये रिएक्शन बहुत ज्यादा टेम्परेचर में होता है ताकि ये दोनों के दोनों दोनों एटम जो है न्यूक्लियस जो फ्यूज करके एक सिंगल न्यूक्लियस में बन सके, उसके लिए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी की जरूरत होती है, टेम्परेचर। और लगभग कितना? तो अबाउट 10⁻⁷ केल्विन ऑफ टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है। ठीक है। हाई टेम्परेचर अबाउट इतना एंड प्रेशर एंड वेरी हाई प्रेशर। इसके लिए लगभग हमको 10 से 12 एटम बम फोड़ेंगे तो इतना टेम्परेचर है।
ये रिएक्शंस कहाँ होते हैं? दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस सन में। इन सन एंड स्टार्स। रात में आपको जितनी भी ताराएं दिख रही हैं वहां पर यही रिएक्शंस हो रहे होते हैं। हाइड्रोजन बम, हाइड्रोजन बम is also called फ्यूसन बम। हाइड्रोजन बम को फ्यूसन बम भी कहते हैं। टू अचीव द फ्यूशन reaction in लेबोरेटरी में इस रिएक्शन को अचीव करने के लिए एक डिवाइस बनाए हैं। ए डिवाइस इज यूज्ड टू confine the plasma, confine the plasma। प्लाज्मा जो है यही हाई टेम्परेचर पे होता है। इज कॉल्ड टोकामार्क। तो क्या बोलते हैं? टोकामार्क। एक बार एम्स के एग्जाम में पूछा है, व्हाट इज टोकामार्क? तो कम। टोकामार्क एक डिवाइस है जिसमें हम न्यूक्लियर फ्यूशन रिएक्शंस को अचीव करते हैं लेबोरेटरी में। ठीक है। यस सर। दो बातें हैं जो इसके बारे में आप याद रखिएगा। पहला, जो एनर्जी रिलीज्ड होता था न्यूक्लियर फ्यूशन रिएक्शन में, फिशन रिएक्शन में, फिशन रिएक्शन में कितनी एनर्जी रिलीज होता था? देखो ध्यान से। 200 200, वोल्ट। है ना? मेगा 200 इलेक्ट्रॉन। मिलियन इलेक्ट्रॉन। और यहां देखो तो कितना हो रहा है? 21.6 21 मेगा पॉइंट। इलेक्ट्रॉन। तो किसमें ज्यादा है? 200 वाला। फिशन के फ्यूशन। फिशन में। एनर्जी रिलीज्ड पर फ्यूशन, एक जब टूटेगा तो ये ज्यादा है एनर्जी रिलीज्ड पर फ्यूशन। इसमें कितना अप्रोक्सीमेटली 200 मेगा इलेक्ट्रॉन, इसमें अप्रोक्सीमेटली 21.6 इलेक्ट्रॉन, मेगा इलेक्ट्रॉन। लेकिन एनर्जी रिलीज्ड पर फ्यूशन पर न्यूक्लियॉन्स, पर फ्यूशन पर न्यूक्लियॉन्स, ये अप्रोक्सीमेटली कितना है? देखो तो कितना न्यूक्लियॉन्स है इसमें? 236। यस सर। ये दोनों मिला के 236 हो जाएंगे पर न्यूक्लियॉन। ये हो गया 200 बटा में 236। तो अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा बताओ? सर 200 में 236 से भाग देना है
0.2 तो अप्रोक्सीमेटली आएगा 0.8। और इधर देखो तो एनर्जी रिलीज्ड पर फ्यूशन पर न्यूक्लियॉन। इसमें देखो कितना न्यूक्लियॉन्स है, 4 गो है। ये सर कौची है। ये आपका 21.6/4 कितना आएगा? 21.6/4 अप्रोक्सीमेटली 5.4। 5 तो कौन ज्यादा है? पर न्यूक्लियॉन्स ये ज्यादा है। पर न्यूक्लियॉन्स अगर एनर्जी पूछा जाए तो फ्यूशन में ज्यादा होता है, फिशन में कम होता है। यस और एक फिशन में अगर पूछा जाए एनर्जी तो फिशन में ज्यादा होता है, फ्यूशन में कम। तीसरी बात जो याद रखनी है, इन न्यूक्लियर फ्यूशन रिएक्शन, जो फ्यूशन स्टार वगैरह में होता है, नो हार्मफुल गामा रेडिएशन इमिट। इसमें गामा रेडिएशन नहीं निकलते हैं। टेम्परेचर बहुत बनता है लेकिन गामा रेडिएशन इससे, ठीक है। यस तो आइए, यही है न्यूक्लियर फ्यूशन, न्यूक्लियर फ्यूशन, न्यूक्लियर रिएक्शंस, सारी चीजें हो गई। अब इसके न्यूमेरिकल्स जो हैं 2-3 टाइप के रहते हैं, सिंपल सिंपल से रहते हैं। जैसे कि एक तो आपसे पूछा बाइंडिंग एनर्जी कैसे निकालें, तो एक एग्जांपल लेते हैं। फाइंड द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस 5626 Fe गिवन, आपको जो दिया हुआ है ना, यस मास ऑफ न्यूट्रॉन दिया हुआ है। यह सब आपको दिया रहेगा, न्यूट्रॉन का मास 1.00, ये सब याद नहीं रखना, दिया रहेगा 867 U। मास ऑफ, है ना, हाइड्रोजन का न्यूक्लियस दिया हुआ है। हाइड्रोजन का न्यूक्लियस मतलब प्रोटॉन का मास दिया, कितना दिया है? 1.00783 U, इतना दिया हुआ है। और आपको मास ऑफ Fe दिया हुआ है 2656। इसका मास आपको दिया हुआ है 55.9349 U। दशमलव के कम से कम 4 अंक तक मास की जरूरत पड़ेगी, 2 अंक तक में तो पता ही नहीं चलेगा। तो आपको ये रिएक्शंस, ये मास दिए हुए हैं और इस न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी निकालनी। तो देखो तो ध्यान से और बताओ हमको, बाइंडिंग एनर्जी का क्या डेफिनेशन था? मास डिफेक्ट इंटू सी स्क्वायर। मास डिफेक्ट कैसे निकाले थे? कि मास ऑफ
प्रोटॉन, कितना प्रोटॉन है देखो, 26 गो प्रोटॉन है, Yes, sir. तो 26 गुना मास ऑफ प्रोटॉन प्लस कितना न्यूट्रॉन है देखो, 56 में 26 घटा देंगे, कितना न्यूट्रॉन हो गया। ये टोटल प्रोटॉन का मास हुआ, ये टोटल न्यूट्रॉन का मास हुआ, और इसमें हम न्यूक्लियस का मास को घटा देंगे और फिर इसमें सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई। तो 26 गो प्रोटॉन है, प्रोटॉन का मास हो गया हाइड्रोजन न्यूक्लियस, हाइड्रोजन का न्यूक्लियस में एक ही प्रोटॉन होता है, उसी का मास हो गया 1.00783 प्लस इसको घटाओ, 30 बचा। This, yes. न्यूट्रॉन का मास कितना है, न्यूट्रॉन का मास दिया हुआ 1.00867 माइनस एफ का मास देखो कितना दिया हुआ है 55.9349। सबके यू बाहर हो जाएंगे, 80 स्क्वायर से मल्टीप्लाई। अब आप इन सब को कैलकुलेट करो, गुना भाग करने आता है ना, Yes, नहीं yes, आता sir. है तो सीखना पड़ेगा। 1.00783 ये आ जाएंगे 26.2035। इसमें 30 गुना करेंगे न्यूट्रॉन के मास 1.00867, तीसरे आएगा ये आ जाएंगे 30.2601 गुना करो और माइनस 55.9349 ये आपके घटेंगे। 400 ग्राम। नहीं बोलो तो फंस जाना। और u गुना सी स्क्वायर, ये जो पूरा है u गुना सी स्क्वायर, इसका वैल्यू होता है 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन। अब आप इन दोनों को जोड़ो, कम कम इन दोनों को जोड़ो, ताकि जोड़ भी ले प्लस 26.20358 ये आ जाएंगे, जोड़ने के बाद 56.46368। और 636 इसमें 55.9349 घटाएंगे और 931.5 को मल्टीप्लाई, 55 पॉइंट घटेगा 55.9349 ये घट करके अप्रोक्सीमेटली आएगा 0.52878। इसमें 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट मल्टीप्लाई है, 492.55 इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 931.5, अप्रोक्सीमेटली इसका मान आएगा 492.56 मिलियन इलेक्ट्रॉन। ये दशमलव के 2 अंक तक आप ये सारे जो टर्म्स हैं ये आपको यहाँ पर सामना करना पड़ेगा और सही सही गुना भाग, गुना और जोड़ करेंगे तो घटाव करेंगे तो आपका समझ में आया जी। तो एक तो ये तरह का प्रॉब्लम रहेगा कि कोई भी न्यूक्लियस दे देगा, न्यूक्लियस का मास देगा, प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास देगा और उसकी बाइंडिंग एनर्जी निकाल। दूसरा तरह का क्वेश्चन में कोई भी एक रिएक्शन दे देगा, बोलेगा कि इससे कितनी एनर्जी रिलीज होगी बताइए। जैसे कि एक रिएक्शन दे दिया, द न्यूक्लियर रिएक्शन is given as Ra223, ये स्प्लिट होता है तो
एक बनता है Pb 209 प्लस कार्बन 14, ये दे दिया। और कहता है गिवन मास ऑफ रेडियम 223, इसका मास दिया हुआ है 223.018 U। कैलकुलेशन को आसान करने के लिए सिर्फ दशमलव के 2 अंक तक मान ली। लेड का मास दिया हुआ है 209.208.981 और मास ऑफ कार्बन दिया है 14.003 और कहता है पॉइंट एनर्जी रिलीज्ड in the reaction, in the nuclear reaction। इस रिएक्शन में कितनी एनर्जी रिलीज होगी ये बताएंगे। तो आपको पता है कि मास अगर दिया हुआ है तो एनर्जी रिलीज का क्या फॉर्मूला दिए है? देखिए यहाँ पे सारा फॉर्मूला दिया हुआ है। If mass of reactant product are given, तो टोटल मास रिएक्टेंट का घटाएंगे टोटल मास प्रोडक्ट्स। टोटल मास रिएक्टेंट का मास, रिएक्टेंट का तो अकेला रिएक्टेंट Ra है। यस सर 223 और मास घटाएंगे लेड का और मास घटा देंगे कार्बन इंटू C²। इसके मास कितने हैं 223.018, इसके मास है 208.981, फिर इसका है 14.003। U गुना C² करेंगे लास्ट, U सबका कॉमन होकर C² के पास आ जाए। अब इसी का जोड़ घटाव करना है। करें ना। देखो करके फिर 22.018 माइनस 3,4,8,9.4 हम 931 ही गुना करते हैं। 0.034। हाँ यस सर 31.36 सर बोले मेगा इलेक्ट्रॉन। इतनी एनर्जी रिलीज ठीक है। यस सर ऐसे रिएक्शंस आपको कोई भी रूप में दिया जा सकता है और कोई भी रूप की एनर्जी रिलीज कैसे कैलकुलेट करेंगे ये आपके सामने। एक आपको एनर्जी मास नहीं देके बाइंडिंग एनर्जी दे देता है, ठीक है, या बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियंस के रूप में कुछ मान दे देता है। जैसे कि एक एग्जांपल लीजिए, द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, तो दिया हुआ है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर मास नंबर 120 and is 7.6 mega electron volt for mass number
240. If a nucleus of mass number 240 split to lighter nuclei of equal mass number. Calculate energy released in this process. इस प्रोसेस में कितनी एनर्जी रिलीज होगी ये बताएं। तो 8.5 एक न्यूक्लियस है X जिसकी मास नंबर है 240। ये दो न्यूक्लियस में टूट गया, दोनों की मास नंबर बराबर है, तो 240 टूटेगा तो 120 का बनेगा, यस सर, है ना। यस सर, अब इसकी जो बाइंडिंग एनर्जी है पर न्यूक्लियन, पर न्यूक्लियंस दी हुई है, यस सर, वो है कितना 7.6, 7.6 और इसकी दी हुई है 8.5, 8.5, इसकी भी 8.5 है। तो इसकी बाइंडिंग एनर्जी टोटल कितनी हो जाएंगी? 7.6 इंटू टोटल बाइंडिंग एनर्जी हो जाएंगी 7.6 इंटू 240, 240। इसकी कितनी हो जाएंगी? 8.5 गुना 120, यस सर, इसका भी हो जाएगा 8.5। 20, अल्टीमेटली आपको बाइंडिंग एनर्जी दिया हो, आपको बाइंडिंग एनर्जी अगर दिया हुआ है तो एनर्जी कैसे रिलीज होता है, कैसे निकालते हैं? देखो यहाँ ध्यान से, ये फॉर्मूला दिया हुआ है कि बाइंडिंग एनर्जी या बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियंस ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट आर गिवन। तो बाइंडिंग एनर्जी प्रोडक्ट का घटाएंगे रिएक्टेंट के बाइंडिंग, रिएक्टेंट्स 2000, तो इस केस में एनर्जी रिलीज्ड नहीं तो बराबर टोटल बाइंडिंग एनर्जी प्रोडक्ट माइनस टोटल बाइंडिंग एनर्जी विद रिएक्टेंट। 216 प्रोडक्ट का हो गया कितना? 2 इंटू 8.5 गुना Yes. 120, ये दूठ हो गया। यस सर, और रिएक्टेंट का हो गया 7.6 गुना 240। तो 240 तो कॉमन हो गया। कॉमन 8.5 में घटा देना है 7.6, 0.9, 8.5 में घटाएंगे 7.6, 0.9 आएगा, उसमें 240 गुना कर, इसमें सी स्क्वायर गुना नहीं करना, नहीं सर, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया होगा। ये 216 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट डायरेक्ट आंसर है। यस सर, तो बाइंडिंग एनर्जी से एनर्जी रिलीज निकालना थोड़ा इजी पड़ता है इन कंपेरिजन टू मास। समझ आया? यस सर। यस, अब ऐसा नहीं है कि हर एक न्यूक्लियर रिएक्शन में एनर्जी रिलीज्ड होगा ही, है ना। हर एक न्यूक्लियर रिएक्शन में एनर्जी रिलीज्ड होगा ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे हम लोग के सूरज में क्या हो रहा है, हाइड्रोजन कंबाइंड होकर के हीलियम बन रहा है, यस सर,
और एनर्जी दे रहा है, जैसे कि एग्जांपल मैंने यहाँ दिया, सूरज में यही हो रहा है, यही घटना हो रहा है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलके हीलियम बन रहा है और इतनी एनर्जी रिलीज कर रहा है लगभग। लेकिन अगर हीलियम हीलियम बन गया तो एक समय आएगा ना जब सारा हाइड्रोजन खत्म हो जाएगा और सब हाइड्रोजन हीलियम बन जाएगा फ्रेंड्स। यस सर। हम लोग के सूरज के पास में जितनी हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की भरमार है, बिल्कुल है, समझे। यस सर। और रोजाना वो सारा हाइड्रोजन, रोजाना जो है बहुत मात्रा में हाइड्रोजन जल भी रहा है। तो हम लोग का साइंटिस्ट क्या कहता है कि जितना हाइड्रोजन उसके पास अभी है, वो सब हाइड्रोजन को जलने में लगभग 2.5 अरब साल लगेगी। मोहित चिंता मत करो, है ना। हम्म। तो 2.5 अरब साल बाद जो है सूर्य जो है का हाइड्रोजन समाप्त हो जाएगा। तो अब जब सूर्य का हाइड्रोजन जब समाप्त हो जाएगा तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन से कंबाइन होकर के हीलियम बचा रहेगा। यस सर। हीलियम ही तो बन रहा है। यस। अब वो हीलियम का क्या होगा, हो सकता है हीलियम कंबाइन होकर के फिर एनर्जी देने लग जाए तो उम्र बढ़ जाएगा सूरज का। यस सर। यस। तो देखते हैं हीलियम जब कंबाइन होंगे तो क्या होगा। फाइंड एनर्जी रिलीज्ड इन द प्रोसेस। इसमें हीलियम हीलियम कंबाइंड हो रहे हैं और बीई बन रहे हैं। ठीक है, आपको दिया हुआ है मास ऑफ हीलियम दिया हुआ है 4.0026 और बीई का मास दिया हुआ है 8.0053। देखो तो इज दिस रिएक्शन energetically favorable। तो आइए एनर्जी रिलीज निकालते हैं और देखते हैं क्या होता है। एनर्जी रिलीज निकालने का क्या फॉर्मूला है? मास टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट रिएक्टेंट री रिएक्टेंट री यस माइनस टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट प्रोडक्ट। प्रोडक्ट इंटू सी स्क्वायर। रिएक्टेंट में तो 2 है ना, तो 2 गुना हो जाएगा हीलियम अच्छा 4.0026। अब प्रोडक्ट में देखिए वो बीई है 8.0053 यू गुना सी। अब गुना कीजिए तो ये कितना आ जाएगा, 6 दूनी 12, 2 दूनी 4, 1 5, 0 0 8। 0.0052 और इधर आ जाएगा 8.0053 931। ये कितना आ गया भाई, माइनस में आ गया ना। यस सर। तो माइनस जीरो माइनस पॉइंट जीरो जीरो 0.00 जीरो वन गुना 931। 30 और ये माइनस में है, माइनस 0.0931। मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये मतलब एनर्जी रिलीज नहीं कर रहा, ये एनर्जी एब्जॉर्ब ही कर रहा है। हाँ? ये एनर्जी रिलीज नहीं कर रहा, ये एनर्जी क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब एब्जॉर्ब कर रहा यस सर। है ना। ये एंडोथर्मिक है, एनर्जी इज एब्जॉर्ब, यस सर। ये एंडोथर्मिक।
तो हीलियम जब बन जाएगा तो धीरे धीरे सूरज की जो ऊर्जा है वो ये खाने लग जाएगा, और धीरे धीरे सूरज जो है वो, है ना, मरना शुरू कर देगा। वो जो खुद हाइड्रोजन हाइड्रोजन जला के हीलियम बनाया है, वही हीलियम उस सूरज को धीरे धीरे खाना शुरू कर देगा, और एक दिन आएगा जो सूरज समाप्त हो जाए। चिंता नहीं करना, बहुत दिन लगेगा उसको होने में, हम लोग कितना जन्म ले लेंगे उसको। यही है न्यूक्लियर रिएक्शन। तो समझ में आया? ये इसके न्यूमेरिकल्स के पार्ट से ज्यादा इम्पोर्टेंट है इसका थ्योरेटिकल पार्ट, जो हमने थ्योरी में आपको बताया है, वो सारी चीजें इम्पोर्टेंट है। तो इसके थ्योरेटिकल क्वेश्चंस जो है पूछे जाते हैं ज्यादातर, न्यूमेरिकल पार्ट बहुत ज्यादा इसमें ध्यान देना। ठीक है, यस सर। यस सर। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं लास्ट टॉपिक। टॉपिक का नाम है सेमी कंडक्टर्स एंड इलेक्ट्रॉन। लास्ट टॉपिक है। ठीक ही रहता है यार, इलेक्ट्रिकली क्लास होता है। सर एक्सरे भी पढ़ा दीजिएगा सर। एक्सरे, ठीक, पहले इसको पढ़ लो। यस सर। इलेक्ट्रिकली the substances can be divided into three groups। तीन ग्रुप्स में हम सब्सटेंस को डिवाइड कर सकते। एक कंडक्टर्स, दूसरा है इंसुलेटर, और तीसरा है ये मटेरियल जिसको हमने नाम दिया है सेमी कंडक्टर। ये बीच का है, ना कंडक्टर है और ना ही इंसुलेटर है। ये करंट चलाता भी है, करंट नहीं भी चलाता। बड़ा कमाल का चीज है ये। इसको समझने के लिए हम तीनों को क्लासिफाई करते हैं अलग अलग। तीनों में क्या प्रॉपर्टी है, इसी के आधार पर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अपने पेज को तीन पार्ट में बांट लो। एक साइड लिखना कंडक्टर, इंसुलेटर, और तीसरा है सेमी कंडक्टर। क्या क्या प्रॉपर्टी है कंडक्टर में? इसमें इनॉर्मस फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इनॉर्मस फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इसमें नेग्लिजिबल फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नेग्लिजिबल फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होते हैं, लेकिन नेग्लेक्ट होते हैं। और इसमें मॉडरेट होते हैं, मॉडरेट फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन्स को ही कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स, है ना। ये जो कंडक्टर्स होते हैं, कंडक्ट या अलाउ कह सकते हैं, अलाउ द करंट टू फ्लो
at any temperature. at समझे? किसी भी टेम्परेचर में ये करंट अलाउ करता है। yes sir. इंसुलेटर का क्या है? नो करंट अलाउ टू फ्लो एट एनी टेम्परेचर। किसी भी टेम्परेचर में ये करंट अलाउ नहीं करता है। सेमीकंडक्टर का क्या है? एट 0 केल्विन नो करंट अलाउ, करंट अलाउ नहीं करता। एट हाई टेम्परेचर टेम्परेचर जब हम बढ़ाते हैं, करंट अलाउ। तो इसका मतलब 0 केल्विन पे ये कैसा काम किया? इंसुलेटर की तरह। और हाई टेम्परेचर पे ये कैसा काम किया? कंडक्टर की तरह। यस सर। तीसरा जो पॉइंट है, एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, कंडक्टर का अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, ठीक है, तो इसकी जो रेजिस्टिविटी है वो बढ़ती है, और इसकी जो कंडक्टिविटी है ये घटती है। घटती है। इंसुलेटर में क्या होता है? कोई नो मतलब नहीं। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी। रो हुआ रेजिस्टिविटी, सिग्मा हुआ कंडक्टिविटी में कोई भी टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं होता। सेमीकंडक्टर में क्या होता है? उल्टा होता है। सेमीकंडक्टर में ये सारी जो फंक्शन है उलट जाता है। क्या होता है उलट के? तो टेम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टिविटी घटता है और कंडक्टिविटी बढ़ता है। बढ़ता है। रेजिस्टिविटी घटता है और कंडक्टिविटी बढ़ता है। मतलब टेम्परेचर जो है वो करंट चलने में सपोर्ट करता है ना? करंट चलने में सपोर्ट करता है। चौथा जो इसका इंपॉर्टेंट है, आगे हम लोग पढ़ेंगे एनर्जी बैंड के बारे में। अभी आप बस नोट करो, इस केस में कंडक्शन बैंड, इसको सीबी कहते हैं, एंड बैलेंस बैंड को हम वीबी कहते हैं। ओवरलैप्स and there is no energy gap. ठीक है, एनर्जी गैप नहीं है। इस केस में कंडक्शन बैंड एंड बैलेंस बैंड ये ओवरलैप नहीं करते, डू नॉट ओवरलैप। डजंट ओवरलैप and large and there is large energy gap and
there is large energy gap. इस केस में क्या होता है? हल्का सा केस गैप में होता ओवरलैप तो नहीं करते, लेकिन गैप जो है वो छोटा होता है। देयर इज फ्यू एनर्जी गैप, एनर्जी गैप जो है वो कम। वैसे इस बात को दिखाने के लिए जो मेरे पास एक टिपिकल डायग्राम है वो ऐसा, ये है आपका कंडक्शन बैंड और ये है इसका वैलेंस बैंड। ये है कंडक्शन बैंड, ये है वैलेंस बैंड, और ये दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं। मतलब कि वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में पहुंचने में कोई एनर्जी एक्स्ट्रा नहीं चाहिए। समझ में आया? इस केस में कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में, ये वैलेंस बैंड हुआ, ये कंडक्शन बैंड हुआ, दोनों के बीच में काफी एनर्जी गैप होता है। 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अगर ज्यादा हुआ तो हम इसको इंसुलेटर में ले लें। इस केस में कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच एनर्जी गैप होता है, लेकिन ये गैप बहुत ही कम होता है। ये वैलेंस बैंड और ये कंडक्शन बैंड के बीच की जो एनर्जी गैप है, ये 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम। समझ आ रहा है? है वैसे। अब ये वैलेंस बैंड क्या होता है, कंडक्शन बैंड क्या होता है, एनर्जी गैप मतलब क्या है, ये सब हम लोग आगे पढ़ेंगे। ये बस प्रॉपर्टी को समझने के लिए मैंने यहाँ पे इंडिकेट किया। अब जो सेमीकंडक्टर है, एक होते हैं एलिमेंटल सेमीकंडक्टर, एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स, जो कैसा होता है ना, सिलिकॉन और जर्मेनियम। और एक होता है कंपाउंड सेमीकंडक्टर, जो हम लोग मिक्स करके डॉपिंग करके बनाते हैं। ये कई रूप में आते हैं, कैडमियम सल्फाइड CDS, गैलियम आर्सेनाइड, है ना, एंथ्रासीन, पॉलीएनिलीन, ये सब टाइप के एलिमेंटल सेमीकंडक्टर है। यही एलिमेंटल सेमीकंडक्टर ही ज्यादा यूज होता है। ठीक है? यस सर। सो नाउ टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर, टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर 2 टाइप के हम जैसे कि ऊपर बताया लेते हैं। एक को कहते हैं इंट्रिंसिक, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, और एक दूसरा को कहते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर।
इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। तो इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिटेल करेंगे। ठीक है।